ओके, सो गुड आफ्टरनून क्लास। तो हम टेक्निकल सीरीज में चल रहे थे। एईएमए का फुल फॉर्म क्या होता है जी? एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी। देखिए, एंग्लो ईस्टर्न वाले हो गया, एंग्लो इंडियन। तो आप लोग याद रखिएगा बेटा, पहले एंग्लो इंडियन का सीट था, ठीक है। 104th अमेंडमेंट एक्ट से एंग्लो इंडियन को शायद खत्म कर दिया गया। 4 है कि कहां से अब सीट? पहले 2 था, वो सीट खत्म हो गया संशोधन होने के बाद। तो एंग्लो इंडियन का अब एक भी सीट नहीं है। एंग्लो किसे कहते हैं? एंग्लो इंडियन कौन होता है? तो जिसका बाप या माँ कोई एक देशी हो, बाकी दूसरा विदेशी हो, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मान लिया जाए आप सेलिना गोमेज से शादी करते हैं, मियाँ खलीफा से करते हैं, तो फिर आप क्या कहलाएंगे? एंग्लो इंडियन कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? तो चलिए, अब जो भी है हम लोग काम पर आ जाते हैं और देखते हैं कि बाजार में आपका क्या है। यहाँ पर इससे खुल जाएगा ना कि ड्रामा करेगा? नहीं खुला, ड्रामा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, खुल रहा है। तो ये हमने पीछे का गैस बॉयल वॉयल सब कर दिए थे हम लोग। और देखिए, जो बच्चों को मैं पहले बता दे रहा हूं, इस डाटा को रखे रहना, इस नोट्स को डाउनलोड कर लेना बेटा, मांग लेना ऑफिस से। इसमें क्या है कि आपको बहुत मदद मिलेगा। फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं ढूंढने पड़ेगा। गेट पर जाते जाते आप देख लीजिए, गेट पर जाते जाते आप देख लिए, एग्जाम के पहले आप देख लिए। आज ज्यादा क्लास नहीं लूंगा, कल तो शायद 2 घंटे ठेका दिया था पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है ना। तो हमने ओम्स का भी ला कर लिया था। और ग्राफ, एक बच्चा बोला कि सर मुझे ओम्स बाबा के अनुसार ग्राफ में दिक्कत था। है? यही बोल रहे थे ना? और क्या रहता है देखो तो। इसमें इसमें ना जो स्लोप बनेगा वो 1/r का बनेगा। ये रहा। हाँ, 1/r बनेगा, r नहीं बनेगा। अच्छा, और इसमें i नीचे होगा और d उधर होगा तो r। ग्राफ देखो, देखे नहीं सर, कल जाके देखे थे हम। अभी देख लो। v वर्सेस i का ग्राफ ऐसे ही तो बनता है ओम्स लॉ का। देखो तो, मतलब 2 बना सकते, ऐसा बना सकते हैं लेकिन बना नहीं, ये बनता ही है। देखो बेटा, करेंट कोई भी चीज जो जाता है वो हमेशा किधर जाता है? ऊपर जाता है। ये याद रखना, जाता है तो हमेशा किधर जाता है बेटा? ऊपर जाता है। तब जैसे देखिए, ये मैं देखो, मैं चीजों को तोड़ के पढ़ता हूं। आप पढ़ रहे 11 12 9 10 इतना ज्ञान ले लिए हैं, तो तोड़िए उसको। सारा ज्ञान नहीं तो हौच पौच कर जाएगा। आई करेंट है, करेंट का क्या काम होता है? जाना। कहां को जाएगा? भी मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। यहां पर छोड़ दो, इसे अब भूल जाओ, 11th वाले चैप्टर में चलते हैं। तो भी मतलब क्या होता है बेटा? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में किसका कॉल है? वेलोसिटी भी क्या होगा? जाएगा। तो जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं बेटा, तो टाइम इस पे रखते हैं, वेलोसिटी जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, जो चीज जाएगा उसको वाई एक्सिस पे रखना, कहीं भी लगा देना ये फॉर्मूला, ठीक है, सब जगह वैलिड होगा। तो चलिए बैठ जाइए सारे बच्चों लोग। अब हम ऑनलाइन आ चुके हैं, मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग भी ऑन है। और आज हमारा ओम्स लॉ के बाद चलने वाला है किरचॉफ बाबा का लॉ, किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ के बारे में आज देखते हैं। कौन बताएगा मुझे किरचॉफ लॉ क्या होता है? हाँ करण, बता बेटा। ठीक है, क्या होता है किरचॉफ लॉ? वेरी गुड। ये लॉ ऑफ करेंट कहते हैं। और करेंट कहां पर आएगा? किसी भी जंक्शन पे। जंक्शन क्या होता है? जहां से सारा तार निकले, ठीक है ना, 2-3 तार का कनेक्शन हो, आना और जाना का, दैट इज अ जंक्शन। तो जंक्शन रूल में इनपुट बराबर क्या हम लिख देंगे करेंट में? आउटपुट लिख देंगे। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या है किरचॉफ का?
बोलिए, किरचॉफ का सेकेंड लॉ क्या है? लूप के अंदर टोटल करंट अगर क्लोज लूप हो गया तो टोटल करंट कितना हो जाता है बेटा? 0, लूप लॉ। हाँ बोलिए। इसमें करंट को यहां पे रखा है तो उससे क्या दिक्कत है? तो रख भी सकते हैं, मैं ये थोड़ी बोला कि ये गलत है। ठीक है ना, वो बिल्कुल रख सकते हैं आप, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से वर्टिकल एक्सिस में चेंज कर सकते हो, उसमें कोई वो ग्राफ में पढ़े ही होगे एक्सिस चेंज करने वाला। चलिए, तो सेकेंड लॉ आपका वोल्टेज लॉ कहते हैं या लूप रूल कहते हैं। इसमें क्या कहता है? नेट करेंट इनसाइड एनी लूप कितना होता है बेटा? 0 होता है। तो करेंट 0 हो गया तो वोल्टेज भी कितना होगा? V बराबर IR। तो वोल्टेज भी आपका क्या होगा बेटा? 0 होगा। और किरचॉफ बाबा का लॉ किस पे बना है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। किस पे बेसिस है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल हमने कर लिया था। लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए लागू होता है एंड राइट हैंड रूल किसके लिए लागू होता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो, कल ही छोटा सा ट्रिक पर या छोटा छोटा चीजें पढ़े, अब वहां पर आपसे ज्यादा थोड़े न्यूमेरिकल आ गया, नहीं आ रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है वो तो कम से कम करे। और फिर बेटा इजी क्वेश्चन भी नहीं कर पाइएगा, कंफ्यूजन में रह जाइएगा वहां पर कि अरे मोटर था कि जनरेटर था, राइट लिखा है, राइट हैंड, मोटर था कि जनरेटर था, बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं। और ऐसे थोड़ा सा ट्रिक पर पकड़े कि आर वाला था, जनरेटर था, लगाइए, आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं बेटा। हमने फ्लेमिंग का राइट हैंड लेफ्ट हैंड पढ़ लिया था, फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लिया था। व्हाट इज ईएमआई बेटा? ईएमएफ या ईएमआई क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है बताइएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? हाँ हाँ, बोलिए 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 बोलिए। गलत 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 गलत। क्या है? ईएमआई क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? हाँ, ये फॉर्मूला बता रहा है, मैं डिफिनीशन पूछ रहा हूं। फोर्स क्या है? तो इक्वल टू एम में नहीं ना बताएगा। फोर्स क्या है? पुश एंड पुल है। उसी तरीके से बेटा व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? When there be the induction of the magnetic field by the application of the electricity, this is called electromagnetic induction. क्लियर है ना? वही चीज कैसे? ठीक है, नेक्स्ट आया बेटा लेंज लॉ। तो लेंज लॉ क्या कहता है? क्या लेंज लॉ कहता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज अपोज्ड टू चेंजेस द मैग्नेटिक फील्ड। सीधी सी बात है, या दूसरी भाषा में अगर आप क्या करते हैं कि इंड्यूस्ड करंट क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को अपोज करता है। क्लियर है इतनी बातें? नेक्स्ट, अब ये यहां पर कह रहा है इफ यू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करंट क्रिएट फील्ड अपोजिंग इट। तो हमेशा याद रखना है, इंड्यूस्ड करंट क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। किसको अपोज करता है? मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। तो ये हो गया आपका लेंज लॉ। ओके, नेक्स्ट है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है बेटा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन का एसआई यूनिट क्या होता है बेटा? कौन बताएगा? स्ट्रेन का एसआई यूनिट कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए विद इन द इलास्टिक लिमिट, मैं एक रबड़ को खींच रहा हूं, तो पहले रबड़ इतना छोटा था, अब खींचा के इतना बड़ा बन गया। तो ये जो पोर्शन जो खींचा गया है, जो बड़ा हुआ, इसको मैं कह देता हूं कि सर जो एक्सपैंड हुआ वो कितना है? डेल एल है। ठीक है, तो एक छोटा सा एक्सपेंशन हुआ, इसका इनिशियल लेंथ क्या था बेटा? एल है। तो द रेशियो ऑफ एक्सपेंशन विथ रिस्पेक्ट टू द इनिशियल लेंथ इज नोन एज स्ट्रेन। क्या कहते हैं इसे? स्ट्रेन।
अब ये भी छोटा लेंथ रहे चाहे बड़ा लेंथ रहे, रहेगा मीटर में ही। नीचे वाला लेंथ बड़ा है, ये भी किस में रहेगा, मीटर में। मीटर टू मीटर कैंसिल आउट हुआ, तो चाई आपका क्या हो गया, यूनिट लेस क्वांटिटी हो गया। कैसा क्वांटिटी है ये बेटा आपका, यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, विद इन द इलास्टिक लिमिट, ठीक है, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इसका अगर स्टील के केस में हम ग्राफ देख लेते हैं, तो स्टील का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, फिर यहां पर पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग आ जाता है और इसके बाद टूट जाता है, ठीक है। इसके बाद अल्टीमेट आएगा, अल्टीमेट पॉइंट, उसके बाद ब्रेकिंग पॉइंट, और फिर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो टूट गई, टूट के मैं चूर हो गई वाली बात हो जाता है यहां पर, ठीक है। ये आपका विद इन द इलास्टिक लिमिट, जहां तक इलास्टिक लिमिट होता है आप बेंडिंग ग्राफ देख सकते हैं, मतलब एक तरीके से आपका जहां तक बार बेंड करता है वहां तक कांस्टेंट जाता है। एक दूसरे स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो आपका स्ट्रेन भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। क्लियर है। तो कहां तक फॉलो करता है, अप टू इलास्टिक लिमिट तक फॉलो करता है। अब प्लास्टिक क्या होता है बेटा, इलास्टिसिटी क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, व्हाट इज इलास्टिसिटी। इट्स से प्लास्टिसिटी, हाँ, मतलब कि प्लास्टिसिटी क्या होता है कि कुछ भी कर लीजिए वो अपना शेप को रिगेन नहीं कर पाए, तो उसे क्या कह देते हैं, प्लास्टिसिटी। और शेप को रिगेन कर लिया तो क्या कह देंगे उसे बेटा, इलास्टिसिटी कह देंगे। रबड़ को खींचा, रबड़ को छोड़ दो, फिर से रबड़ उतना पे ही आ जाता है, कहा जाता है ऐसा। लेकिन मैं किसी रबड़ को खींचता हूं तो फिर से उतना पर नहीं आता, तुमने खींचा आ जाता है क्या, तो रबड़ डुप्लीकेट क्वालिटी का होगा, है ना। क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग को आप खींचते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो स्प्रिंग के केस में फिर से स्प्रिंग वैसा ही हो जाता है। लेकिन अगर उसका स्प्रिंग रिजिडिटी, जो स्प्रिंग का रेसिस्टेंस रिजिडिटी है, उससे ज्यादा लोड लगा दिया जाए तो क्या स्प्रिंग फिर से वैसा हो जाता है बेटा, नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए हर किसी का एक लिमिट है, तभी नाम धरा गया है इलास्टिक लिमिट। उसी तरीके से स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग लिमिट के केस तक ये क्या करता है, रिगेन करता है। नेक्स्ट स्टोक्स लॉ, तो ड्रैग फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था। क्या था ड्रैग फोर्स, तो सर टोटल ड्रैग फोर्स होता है 6 पाई ईटा आर वी। आर इज द रेडियस, वी इज व्हाट, वेलोसिटी, ईटा इज व्हाट बेटा, विस्कोसिटी। क्या है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है। क्लियर है, समझ गए। ड्रैग फोर्स क्या होता है बेटा, पानी में चले हैं तो पानी में तैरने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम लोग पानी को क्या करते हैं, पीछे, तो पीछे से कोई ऐसा फोर्स लगे जो आपको क्या करे, पुश करे एक तरीके से, तो वहां पर अपोज भी करता है कोई चीज, आपके मोशन को अपोज करता है, तो जो फोर्स आपको पुश कर रहा है उसी को क्या कह दिए हम लोग, ड्रैग कह दिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ओनली फॉर किसके लिए वैलिड है, पहले ही फुटबॉल वाला एग्जांपल देके कल ही बताया था, किसके लिए वैलिड है, अब स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, स्टोक्स लॉ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गॉस लॉ। क्या होता है गॉस लॉ, बोलिए। द टोटल फ्लक्स, क्या होता है गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स इनसाइड एनी क्लोज सरफेस is equal to 1 upon epsilon naught of the total charge inside it. That is what Gauss law. मतलब कि कोई क्लोज सरफेस है, एक क्लोज सरफेस है बेटा, चारों तरफ से ढक्कन बंद है, तो इसमें अगर नेट फ्लक्स मैं देखना चाहूंगा, नेट फ्लक्स देखना चाहूंगा
तो कितना होगा बेटा 1/ε0 और इसके अंदर जितना चार्ज रहेगा उसके टाइम के बराबर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके ना, फील्ड नहीं, ध्यान देना है। तो फाई आपका क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। क्यू क्या हो गया? चार्ज। और एप्सिलॉन नोट क्या हो गया? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कितनी वैल्यू होती है? 8.9 गुना 10 के पावर -12 हो जाता है। क्लियर है? न्यूमेरिकल के लिए कितनी बार 9 × 10⁻12 लेकर के ही इसे हम लोग सोल्व कर देते हैं। ओके, तो दैट इज व्हाट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नेक्स्ट देखते हैं रॉल्स लॉ। क्या है रॉल्स लॉ? तो कल मैं इसे सोल्वेंट के केस में बताया था। रॉल्स लॉ कहां पे यूज होता है बेटा? सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आप लोग रॉल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। याद है, ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ध्यान रखना है। क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू x टाइम ऑफ द प्रेशर ऑफ द सोलवेंट प्लस p टाइम्स ऑफ द इनटू p नॉट टाइम्स ऑफ द सोलवेंट। कहने का मतलब क्या है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन सॉल्यूशन इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट टाइम्स इट मोल फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाई इज स्काई ब्लू देख लिया था, रिले स्कैटरिंग हम लोग। ये इंटेंसिटी पर मैंने कल बताया था, इसे एक ब्लैक बॉडी टेम्परेचर ऑब्जर्वेशन पे बताया था। तो T⁴ वहां पर यूज कर रहे थे हम लोग। क्या यूज कर रहे थे? T⁴ यूज कर रहे थे। यहां पर T के जगह पर क्या आ जाएगा? लेमडा। तो ये सीधे से क्या कहता है रिले स्कैटरिंग में? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। दूसरे भाषा में इसे क्या कहेंगे बेटा? दूसरे भाषा में इसे हम लोग कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव। किसी भी वेव का इंटेंसिटी क्या होता है? इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। क्लियर है इतनी बात? तो इंटेंसिटी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका बेटा? लेमडा का पावर 4 के लिए। तो जिसका वेवलेंथ, इससे हमें क्या पता चला कि कोई चीज ज्यादा चमक रहा है। इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ? कोई कितना चमक रहा है। ठीक है, तो अगर कोई चीज ज्यादा चमक रहा है तो उसका वेवलेंथ कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। वेवलेंथ उसका क्या होगा बेटा? कम होगा। और कोई चीज आपको कम चमक रहा है तो वेवलेंथ क्या होगा उसका? ज्यादा होगा। यही बात आप स्टेटमेंट इस तरीके से याद रखिएगा। इस तरीके से कहीं क्वेश्चन ना पूछेगा, मैं जिस तरीके से बोला उस तरीके से क्वेश्चन आता है कि एन ऑब्जेक्ट एज सोर्स हैव इंटेंसिटी ऑफ दिस, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द वेवलेंथ? तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? अगर बढ़ रहा है इंटेंसिटी तो वेवलेंथ कम, और इंटेंसिटी घट रहा है तो वेवलेंथ ज्यादा। क्लियर है? नेक्स्ट, तो यहां पर देख लीजिए रिले स्कैटरिंग में क्या कहता है? अगर वेवलेंथ शॉर्टर है तो स्कैटरिंग क्या होगा? ज्यादा होगा। और ब्लू शॉर्ट लेमडा स्कैटर मोर देन रेड लॉन्ग लेमडा, पता नहीं क्या। तो रिले स्कैटरिंग स्काईज ब्लू, सनसेट सनराइज के टाइम रेड दिखता है, और ओशियन हमारा कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। नाउ व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं? तारे टिमटिमाते क्यों हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, अब यहां पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है? क्या?
अच्छा, स्टार ट्विंकल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। स्टार ट्विंकल किसके कारण करता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। रिफ्रैक्शन में क्या होता है बेटा? लाइट क्या कर जाता है? अपने पाथ से डेविएट कर जाता है। अपने पाथ से क्या कर जाता है? डेविएट कर जाता है। हाँ, क्लियर है इतनी बातें? तो स्टार ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब होता क्या है कि देख लो, मैं बता देता हूं इसे। स्टार लाइट यहां पर हमारा क्या हो गया बेटा? अर्थ हो गया। ठीक है, यहां पर हमारा क्या हो गया? अर्थ हो गया। यहां पर हमारा कोई स्टार हो गया। ठीक है, अब इस स्टार से लाइट आया, तो ये लाइट आते आते अब यहां से अगर हमारा क्या एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो गया, तो एटमॉस्फेयर में गैसियस पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, ये सब बहुत सारे हैं। पार्टिकल है कि नहीं है? तो एटमॉस्फेयर में हमारा डस्ट है, गैस है, ये सारे पार्टिकल है। ये इंटर किया। अच्छा, इधर से ही देखना है ना, वैसे कैसे देखेंगे? चलो देख लेंगे। ठीक है, ये इंटर किया। अब इंटर किया तो हम लोग जानते हैं कि सोर्स से जब लाइट आता है तब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं बेटा? देख पाते हैं। तो पहला जो रे यहां पर मान लिया जाए 8:05 पर चला था, वो यहां तक पहुंचा, इससे स्कैटर हुआ, और स्कैटर ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे जिससे स्कैटर हुआ, जिग जाग करके स्कैटर होके सीधे कहां पर आया बेटा? आदमी के आंख पर आया। ठीक है, अब 8:05 पर जो निकला था वो आदमी के आंख पर आया, तो उसे दिखाई दिया कि स्टार यहां पर है। अब जस्ट 5 के बाद 6 पर हम जाते हैं, जस्ट एकदम तुरंत भर में। तो समथिंग, क्योंकि वो तो स्टार से लाइट तो बराबर निकल रहा है, तो 8:06 पे जो लाइट यहां से निकला होगा, वो जब इधर उधर टकल करके यहां आदमी की लाइट, लेकिन इसका पोजीशन अब क्या हो गया? यहां से आ रहा है। तो अब लाइट का सोर्स इसके अनुसार दिखाई देगा ना। अब लाइट का सोर्स किसके अनुसार दिखाई देगा बेटा? इसके अनुसार। तो जो तारा इधर दिख रहा था, वो तारा तुरंत भर में आपको दूसरा पोजीशन पर दिखेगा। तो इसी को कहते हैं तारों का टिमटिमाना। क्या कहते हैं? तारों का टिमटिमाना। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, स्टार लाइट ट्रेवल्स थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हैज वेरिंग डेंसिटी लेयर, मतलब डिफरेंट टेम्परेचर। लाइट रिफ्रैक्ट एट ईच लेयर। एयर इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, डेंसिटी कीप्स चेंजिंग, पाथ ऑफ लाइट कीप्स चेंजिंग। यही जो मैंने बोला कि पाथ इसका हमेशा क्या होते रहता है? बदलते रहता है। तो पाथ जब चेंज होगा तो जाहिर सी बात है पोजीशन भी उसका क्या होगा बेटा? चेंज होगा। लेकिन रियली में पोजीशन वही है जो पहले था, पोजीशन नहीं बदला है। नेक्स्ट, ब्राइटनेस अपीयर्स टू वेरी ट्विंकलिंग इफेक्ट करते। क्लियर है इतनी बातें? ये समझ गए? स्टार्स ट्विंकल। नेक्स्ट है प्लैनेट क्यों ट्विंकल नहीं करते? तो प्लैनेट खुद से लाइट उत्पन्न कर ही नहीं पाते हैं। प्लैनेट क्या लाइट उनके पास अपना होता है बेटा? तो प्लैनेट के पास अपना लाइट नहीं होता है। वो क्या करते हैं? उधारी लेते हैं सन से। किससे उधारी लेते हैं? सन से लाइट उधारी लेते हैं, भाड़ा पर लेते हैं। तो अब यहां पर देखते हैं। पहला तो यहां पर जो ये पॉइंट लिखा, ये देखो, ये पॉइंट में वो वाली बात नहीं लिखा जो मेन पॉइंट है। ठीक है, आपको याद रखना है प्लैनेट के पास अपना सोर्स ही नहीं है। तो जब सोर्स नहीं है तो सोर्स से तो लाइट आ ही नहीं रहा है मेरे पास। मैं किसी चीज को कब देख पाऊंगा? कब देख पाते हैं? जब सोर्स से लाइट हमारे आंख में सीधे कहे अबे देख देख हमको देख, तब देख पाते हैं, है कि नहीं? हमेशा याद रखना, आंख से लाइट नहीं जाता है। वो जो एस जयशंकर का चुक जुक 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 रील में चला जाता है, वो इससे नहीं जाता है। ठीक है ना? हमेशा लाइट उधर से आएगा। ठीक है, तो प्लैनेट के पास तो अपना लाइट है नहीं। पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा पॉइंट जो कहता है वो देख लेते हैं। एक तो क्लोजर पोजीशन पर है, तो उसे ज्यादा इधर से उधर टकराने का मौका नहीं मिलता है। क्लियर है इतनी बातें? तो प्लैनेट्स क्लोजर है और पॉइंट की तरह नहीं है। किसके तरह है? डिस्क की तरह। तो हायर सरफेस कवर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लाइट कम्स फ्रॉम मेनी पॉइंट्स ऑन डिस्क एंड एवरेज इफेक्ट कैंसिल ट्विंकलिंग। ठीक है,
बात उतना ही। नेक्स्ट देखते हैं, वाई इज स्काई नॉट वायलेट। बताओ स्काई वायलेट क्यों नहीं है, ब्लू ही क्यों है? वायलेट को हम लोग तो सर अच्छे से देख नहीं पाएंगे, पहला बात तो ये हुआ। दूसरा क्या है, स्कैटरिंग या स्पेक्ट्रम इसका कम रहता है, मतलब कि यह स्कैटर ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ बोलिए। और नेक्स्ट यहां कॉम्बिनेशन में लिखा कि ब्लू प्लस ग्रीन प्लस वायलेट सब मिलके क्या हो जाते हैं, ब्लू ही बन जाते हैं। कलर कॉम्बिनेशन के कारण सब क्या दिखाता है, ब्लू दिखाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका बेटा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन? तो रिफ्लेक्शन तो आपको सीधे से पता है, रिफ्रैक्शन में मीडियम का सेम होना सही रहता है या मीडियम डिफरेंट होता है बेटा? रिफ्रैक्शन में कह रहे हैं कि मीडियम क्या होता है, डिफरेंट होता है, और रिफ्लेक्शन में मीडियम क्या होता है, सेम होता है। चलिए, तो रिफ्लेक्शन में क्या कहता है, लाइट बाउंसेस बैक व्हेन हिट सरफेस। सेम मीडियम में, हमेशा ये बात को ध्यान रखिएगा। मैं इसलिए पूछा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहीं से पकड़ के बनाते हैं, और ऐसे नहीं बनाएंगे कि ये लाल, ये तो हर कोई बनाता है। अगर टफ क्वेश्चन में आ गया तो वो पार्ट से निकालते हैं। तो देखिए बेटा, रिफ्लेक्शन के लिए मीडियम आपका सेम रहता है, तो सिंगल मीडियम। ठीक है, लाइट ट्रेवल किया, टकराया और उसी मीडियम में वापस आ गया, तो क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। लाइट बाउंसेस बैक व्हेन हिट सरफेस। अब ला क्या कहता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर क्या होता है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ऐसा कुछ होता है, लाइट ए हो गया आई, ए हो गया आर, तो एंगल आई बराबर क्या हो जाता है बेटा, एंगल आर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो दूसरा लॉ है। पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे ए रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। हाँ, क्या चीज बोल रहा, अरे उल्टा लिख दिया ना, ऐसे को लिखना चाहिए था। ये वाला होता है इंसिडेंट बेटा, ये होता है यार, बहुत बढ़िया। अब सही है, ठीक है। ए आई होता है, ए आर होता है, इंसिडेंट किया मतलब गिरा, और ये इधर रिफ्लेक्ट किया, और ए हुआ आपका नॉर्मल सरफेस से 90 डिग्री का बनाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कहां पे दिखा जा सकता है, कोई भी चिकना सतह पे आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। दुनिया का सबसे कॉमन फिनोमेनन है रिफ्लेक्शन, कहीं भी आप देख सकते हैं इसे। क्लियर है? तो यहां पर रेगुलर मिरर जिससे आप चेहरा देखते हैं, ठीक है, डिफ्यूज सरफेसेस पर भी आपको रिफ्लेक्शन मिल जाएगा, लेकिन यहां क्लियरली ऑब्जर्व नहीं होता है। डिफ्यूज का मतलब रफ सरफेस, एकदम रगड़ा हुआ पत्थर लेते आओ जो चिकना नहीं है, तो हो जाएगा, लेकिन वो आप ऑब्जर्व नंगी आंखों से नहीं कर पाएंगे। क्लियर है इतनी बातें? चलिए नेक्स्ट आते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन तो पानी में पेंसिल धरा हुआ है, टेढ़ा दिखाई देता है, दिखाई देता है कि नहीं? सिक्का है, उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, सब ऐसा ही कुछ होता है ना। और कुछ बताओ, वाटर सरफेस राइजेज दिखाई दिखता है। हाँ, और कुछ बताओ, अंगुली टेढ़ा दिखाई देता है, मुंह डालोगे गड्ढा के तरह दिखाई देगा, है कि नहीं? तो ये सारे किसके कारण होता है बेटा? रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, रिफ्रैक्शन के लिए कितना मीडियम का जरूरत होता है? 2 मीडियम होना चाहिए। तो लाइट जो ये रहा, चलो ये रहा पानी, पानी रहा, और ये एयर रहा। अब लाइट कहां से आएगा आपका बेटा? तो लाइट आपका आया एयर से, हवा से ही लाइट आएगा। तो हवा से लाइट आया, अब यहां पर क्या मिल गया? इसे पानी मिल गया।
तो ये यहां पर क्या चाहेगा, रिफ्लेक्ट करना चाहेगा, लेकिन लाइट को पानी में घुसना है, तो पानी में इधर अब बेंड हो गया और फिर से पानी से बाहर निकला तो सीधा चलने लगा। इस टाइप की चीजें के बारे में आप पढ़े होंगे 10th में या 12th में। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन में नॉर्मल कितने हो जाते हैं, 2 नॉर्मल होते हैं। कितने नॉर्मल होते हैं, 2 नॉर्मल होते हैं। अब उसको रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे। 2 नॉर्मल नहीं होगा, गधा पढ़वे नहीं किया, यही चलते कहते हैं ना ध्यान से पढ़ा कर। कितना नॉर्मल हुआ, समझा? ठीक है, क्लियर है इतनी बातें बेटा? अब ये इमर्जेंट रे हो गया, ये कौन सा रे कहलाएगा, यही रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगा। ये जो कहलाया यही कौन सा रे कहलाया बेटा, ये वाली, यही रिफ्रैक्टेड रे रहा। ए इमर्जेंट रे, ए इंसिडेंट रे। ठीक है, क्लियर है? अब हमेशा याद रखिएगा बेटा, लाइट के केस में अगर रेयरर से डेंसर की ओर आ रहा है, लाइट किधर की ओर आ रहा है बेटा, रेयरर से डेंसर की ओर आ रहा है, तो क्या होगा, लाइट किधर की ओर जाएगा, रेयर से डेंसर की ओर आए तो लाइट चिपकेगा। कैसे याद रखना है बेटा, डेंसर का मतलब होता है घना। बाजार में, बस में घनापन बढ़ जाता है तो कैसे कंडक्टर कहता है, ओ आगे घसको ना जी, ऐसे बकलोलियन सब खड़ा है, पैसा निकालो और जल्दी जल्दी घसको। मतलब एक दूसरे के ऊपर सब क्या करने लगते हैं, चिपकने लगते हैं। ठीक है, क्या करने लगते हैं बेटा, चिपकने लगते हैं। तो जैसे ही रोड पर से कोई बस में गया, मतलब रेयरर मीडियम से किस में गया, वो डेंसर मीडियम में गया, तो क्या करने लगा, चिपकने लगा, मतलब नजदीक आने लगा। तो किधर को बेंड करेगा, नॉर्मल की तरफ नजदीक आने लगेगा। और जस्ट इसका अपोजिट हुआ तो इसमें हमेशा याद रखना है किधर को होता है बेटा, क्लोजर होता है। और अगर लाइट आपका डेंसर से रेयरर गया तो क्या हो जाएगा, क्लोज के जगह फार्दर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? क्लोज के जगह क्या हो जाएगा बेटा, आपका फार्दर हो जाएगा। ये वाली पॉइंट याद रखिएगा, यही मेन यहां से निकलेगा। बाकी तो आप लोग रट रखे हैं। तो रिफ्रैक्शन का लॉ क्या होता है, तो पहला लॉ तो सेम हो गया, पहला लॉ सेम है। जो रिफ्लेक्शन का लॉ है वही लॉ किसका है, रिफ्रैक्शन का है। बस वहां एल के जगह आर लगा देना है नाम में। ठीक है, रिफ्लेक्शन में एल था, यहां पर रिफ्रैक्शन करने के लिए आर लगा दीजिएगा स्पेलिंग में, बाकी सब ठीक है। ठीक है, अब दूसरा लॉ देखते हैं। तो दूसरा लॉ क्या कहता है बेटा, कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू, हाँ क्या कहता है, दूसरा लॉ का नाम है स्नेल्स लॉ। दूसरा लॉ का नाम क्या है बेटा, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि एक चीज कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अटता है। तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जो बोला वो देख लीजिए। क्या कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हमेशा याद रखिएगा बेटा, साइन आई इक्वल टू रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं बेटा, कौन हो गया अब, रिफ्रैक्शन। तो साइन आई इक्वल टू क्या होता है, साइन आर। क्या होता है, साइन आई इक्वल टू साइन आर। अब इन्हीं दोनों, हाँ बोलिए, म्यू होता है। अरे पढ़ाने देना, इसी में पढ़ाएंगे ना, सबर 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 बेटा, सबर का फल मीठा होता है। बादशाह ने कहा है, होता मीठा फल बेबी सबर का। नहीं, साथ में नहीं होता। देखो इधर, तो आपको हमेशा याद रखना है। अरे क्यों कॉल कर रहा है हमको? ठीक है, बादशाह ने जो कहा उसी पर सबर रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे।
तो मैंने क्या कहा, स्नेल्स लॉ क्या होता है बेटा, साइन आई इजकल टू क्या हो जाता है आपका, साइन आर के बराबर होता है। अब इसके बाद स्नेल्स ने जब एनालाइजेशन किया तो क्या कहा कि सर इन दोनों को अगर हम नीचे रख देते तो साइन आई और साइन आर को अगर कर देते हैं तो ये हमारा क्या मिल जाता है बेटा, एक कांस्टेंट मिल जाता है। और इसी कांस्टेंट का कहा कि अब तो कांस्टेंट मिल गया, कांस्टेंट तो हर कोई कह दे रहा है भाई, कुछ नया नाम देंगे तभी याद रहेगा। तो उसने कहा ये है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को क्या कहा उसने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा। तो आपको ज्यादा कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है बेटा, आपको सिर्फ याद रखना है साइन आई एंड साइन आर क्या होता है। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है, कोई दिक्कत। और रेशियो ऑफ द साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर आपको क्या दे देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देता है। दिस इज अ स्नेल्स लॉ। क्लियर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस ही फिर यहां से देख के पढ़ने लगा तुम लोग। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा, नाम से ही सब कुछ है, तुम लोग नाम से जाना करो कोई चीज। हाँ वो भी आपका कहना सही है, लेकिन वो एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं है, एनालाइजेशन है उसका, ठीक है। मतलब कि एबिलिटी टू रिफ्रैक्ट, सीधी सी बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन कितना रिफ्रैक्ट कर सकता है, उसको मेजर करने के लिए सर जो चीज रखते हैं उसी का नाम क्या हो गया बेटा, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। क्लियर है इतनी बातें, नाम में ही आधा से ज्यादा चीज है। हाँ कुछ बोलना है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, द एबिलिटी टू रिफ्रैक्ट, कौन सा सरफेस कौन सा मीडियम कितना रिफ्रैक्ट करेगा, वो किससे हमें पता चलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में ही चल रहे हैं तो थोड़ा सा यहां पर मैं और डिस्कस कर देता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करते हैं बेटा इससे, ईटा, क्या है इसका नाम, ईटा, ठीक है। अब ये ईटा से शो करते हैं, ये मैंने क्या कहा, साइन आई बाई साइन आर होता है। क्लियर है, म्यू से भी करते हैं, बिल्कुल सही कहा, म्यू से भी करते हैं, ये रहा म्यू, ठीक है। तो साइन आई बाई साइन आर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा ये भी कहा जाता है कि सर स्पीड ऑफ एयर इन मीडियम फर्स्ट डिवाइडेड बाय, सॉरी एयर नहीं, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। तो अगर इसमें करते कुछ भी नहीं है बेटा, हम लोग क्या करते हैं, लाइट के स्पीड का डिफरेंट मीडियम में हम लोग क्या करते हैं, रेशियो निकाल देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। क्लियर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी को दिक्कत, तो यहां वाली फॉर्मूला को याद रखिएगा, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल दे देते हैं, छोटा छोटा रहता है, आराम से कर सकते हैं। तो देखिए ये सारा चीज तो बता ही दिया था, ठीक है, कि भाई कहां पे आपको रिफ्रैक्शन दिखेगा। नागिन डांस में रिफ्रैक्शन दिखा था, नहीं दिखा, होता है सर, अच्छा होता है ना। वही तो मैं भी कहूं कि नागिन ने पतली कमर मचका दे रही है, ऐसे बिना रिफ्रैक्शन का कैसे हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन होता है, जितने भी वीडियो टाइप की चीजें होती है तो उसमें टोटल फिनोमेनन रहता है लाइट का, ए टू जेड, तभी वीडियो अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR ही एक ऐसा कारण है बेटा जिसके कारण लैला जो है सो मजनू से नहीं मिल पाई, ठीक है। और इसी के कारण क्या हुआ, रांझा हीर से नहीं मिल पाया, इसी के कारण मिर्ग जो है सब प्यासे मर गए, ठीक है। तो ये सारे किसके कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, ठीक है। अब हिंदी में एक नाम आता है, मिर्ग प्यासे मर गए, मिर्ग मरिस्का, या इंग्लिश में ना मिराज, अभी हिंदी बोल रहा हूं ना, मिर्ग मरिचका, कुछ ऐसे नाम लिखते हैं। अरे मृग
पता नहीं, वो नाम देख लीजिएगा आप लोग। मिर्ग मतलब होता है बेटा हिरन, तो हिरन प्यासे मर जाती है, ठीक है। मैं तो कभी नहीं देखा, मैं तो सिर्फ यही देखा तेरी चाल हिरन जैसी, ठीक है ना, लेकिन यहां पर प्यासे मर गई है हिरन। तो क्यों मरती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? लैला मजनू के साथ भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, तो उसके कारण भी वो भी प्यासे मर गए, ठीक है। अब देखते हैं TIR हमारा बेटा होता क्या है। तो देखिए, लाइट जब क्रिटिकल एंगल के बाद भी लाइट क्या करता है, या यूं क्रिटिकल एंगल लाइट का स्टार्ट हुआ, अब जानने पड़ेगा कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, लेकिन आप इतना मानिए कि एक कोई एंगल है जिसका नाम है क्रिटिकल एंगल, उसके बाद लाइट क्या करती है, सेम मीडियम में ही रिफ्लेक्ट करती है। लाइट क्या करती है? सेम मीडियम में ही रह जाती है, रिफ्लेक्ट करती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहे। अब इसको इस तरीके से देखिएगा, देखिए ये हमारा कोई मीडियम का बाउंड्री हुआ, इधर मीडियम फर्स्ट हुआ, इधर मीडियम क्या हुआ आपका बेटा? सेकेंड हो गया। ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फर्स्ट मीडियम का फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकेंड मीडियम का सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? अब हमारा जो डेंसर से हम रेयरर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा लाइट, पहले हम किसी एंगल पे इसे लाइट को पास कराया, ठीक है। तो सम एंगल पर हमने देखा कि ये सीधा सीधा क्या हो गया? पास हो गया, ठीक है। फिर ये एंगल को हमने क्या कराया? थोड़ा चेंज कराया। तो चेंज कराया तो आप देख रहा हूं कि लाइट थोड़ा और इस साइड को आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे करते करते एक एंगल ऐसा आया, नहीं मैं उल्टा एंगल डाल दे रहा हूं, एंगल इधर से आएगा बेटा, ये वाली एंगल होगा, ये वाली एंगल होगा। सही डाला ना अभी एंगल? बोलो ना जी, तुम लोग बोलता भी नहीं। ये वाली एंगल आया, यहां भी नॉर्मल आएगा, ये वाली एंगल आएगा। अब ये जो एंगल के बारे में मैं बता रहा हूं बेटा, ये इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। कौन सा कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। इस एंगल पर अगर हम लाइट डालते हैं तो लाइट कभी भी दूसरा मीडियम में नहीं जाएगा। तो दूसरा मीडियम में नहीं जाएगा तो कहां पे रहेगा? पहला मीडियम के बाउंड्री पे रहेगा। तो लाइट अब ऐसे निकल जा रहा है, ठीक है। लाइट अब क्रिटिकल एंगल से बाउंड्री पर से निकल जा रहा है, जा नहीं रहा, ठीक है। अब फिर हमने इस एंगल को, अब जगह नहीं बचा, देख लीजिएगा आप लोग, इस एंगल को हमने फिर से क्या कर दिया बेटा? इस एंगल को हमने फिर से थोड़ा क्रिटिकल एंगल से भी क्या कर दिया? डाउन कर दिया। तो डाउन करेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा लाइट गया। अब अगर इतना पर गया तो अब ये क्या करेगा? बाउंड्री से वापस आ जाएगा। क्या कर देगा? बाउंड्री से वापस आ जाएगा। तो यही क्या हुआ आपका? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब यहां पर आके हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्या शो कर रहा है? TIR। इंटरनल का मतलब अंदर, टोटल का मतलब एक भी लाइट बाहर ना जाए, ठीक है। तो T टोटल, इंटरनल का मतलब अंदर, और रिफ्लेक्शन तो देखिए ये इसके अंदर, लाइन के अंदर ही तो है, मतलब मीडियम फर्स्ट में ही तो कर रहा है, इसी के कारण इसका नाम हो जाता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरी भाषा में इसे कैसे याद रखते हैं कि सर पहले हम दो मीडियम के बीच में लाइट भेजेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दो मीडियम रहता है तो क्या मिलता है? कौन बताएगा? अभी तुरंत पढ़ाया हूं। दो मीडियम रहेगा तो क्या मिलेगा? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के फेनोमेनन को एक ऐसा एंगल पर सेट करना है कि रिफ्लेक्शन बन जाए, तो ऐसा कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन से आपको कहां पर आना है बेटा? रिफ्लेक्शन पे आना है। रिफ्रैक्शन से रिफ्लेक्शन में अगर हम इंटर कर गए सर, तो ये फेनोमेना हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इसी में आप मिराज फॉर्मेशन, मिर्ग मरीच का, इसी में आप करते हैं, मिराज फॉर्मेशन होता है आपका, ठीक है। तो मिराज में होता क्या है बेटा? हिरन को जंगल में या रेगिस्तान में या कहीं पे ड्यू टू सनलाइट, मतलब तापमान बढ़ा रहता है, टेम्परेचर बढ़ा रहता है, ठीक है,
तो टेम्परेचर जो बढ़ा रहता है उसके कारण एटमॉस्फेयर में क्या क्रिएट हो जाता है बेटा, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्लियर हो जाता है। तो उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब लाइट को देखिएगा एकदम उजला दिखेगा पानी के तरह, तो हिरन को लगता है गर्मी के दिनों में कि वहां पे पानी है, वहां पे जाता है तब वो लाइट आगे दिखेगा। अभी तुरंत आप देख रहे थे कैसे कैसे आगे बढ़ रहे थे हम लोग, आगे दिखेगा आगे पानी है, फिर हिरन वहां भी गई, कहीं पानी नहीं मिलता है और हिरन बेचारी तड़प के मर जाती कहीं भी। सिर्फ रेगिस्तान वाली हिरन नहीं बेटा, ठीक है, क्लियर है, इतनी बातें समझ गए। आगे चले, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये चीजें होता है। तो कंडीशन क्या है इसका, लाइट कहां होगा, डेंसर से, मैं पहले ही बोल चुका था, ठीक है, कहां से कहां आएगा, डेंसर से, रेयरर मीडियम में होना चाहिए। और क्रिटिकल एंगल हमेशा क्या होता है बेटा, क्रिटिकल एंगल हमेशा इंसिडेंट एंगल से क्या रहेगा, कम रहेगा। मैंने बोला ना घटाते जाइए, मैं पहले बातों को आप लोग ध्यान नहीं देते हो, मैं पहले ही बोला घटाते जाइए तो घटेगा तो कम ही होगा ना। तो क्रिटिकल एंगल हमेशा इंसिडेंट एंगल से क्या रहता है आपका, कम रहता है, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल क्या कहा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम वेयर रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल्स अलोंग बाउंड्री 90 डिग्री। वो थीटा कुछ भी हो सकता है, मैंने 45 लिखा बट कुछ भी हो सकता है, हर सरफेस के लिए अलग अलग क्रिटिकल एंगल होता है, ठीक है, मत रट पागल हो जाएगा, वो सब में टाइम बर्बाद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर कुछ जो फॉर्मूला मैंने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो फॉर्मूला अगर मान लिया जाए बेटा दो सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है μ1 एंड μ2, तो कंबाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर हो जाता है μ1 बाई μ2, ठीक है, क्लियर है। तो कंबाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू μ1 बाई μ2 आप कर लीजिएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन कहां है, ऑप्टिकल फाइबर्स में। टीआईआर का सबसे ज्यादा यूज कहां होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स में, फिर डायमंड में, फिर प्रिज्म में, मिराज में, ठीक है, ये सारे में आपका टीआईआर का यूज होता है। अब मुझे कोई बताएगा ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, तो मैं बताता हूं। वेरी गुड वेरी गुड, डिवाइस वाइस नहीं होता है बेटा, मैं बता देता हूं। ऑप्टिकल फाइबर जो रहता है एक पाइप, कई रोड पे देखे हो टेलीफोन केबल बिछाते हुए पहले बिछता था खुदाई कर करके, अब उसमें क्या है ये पाइप डाल दिया, ठीक है। अब पाइप के जो इनर सरफेस है बेटा, ये इनर सरफेस को कैसा बनाया है, शाइनिंग बनाया है, पॉलिश सरफेस है, जो कि क्या कर दे, रिफ्लेक्शन कर दे, क्या कर दे, रिफ्लेक्शन कर दे। अब यहां पर एक कंपनी से कनेक्ट है, ये टावर हाउस की तरफ जाएगा, मुझे मोबाइल का सिग्नल भेजना है, किसका सिग्नल भेजना है, मोबाइल का सिग्नल। मैं यहां से एक सिग्नल सेंड किया, ये सिग्नल जैसे ही इंटर किया पहले यहां टकराएगा, टकराएगा कि नहीं, अब यहां से रिफ्लेक्शन होते जाएगा। अब हर जगह सेम सरफेस है, सेम इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो बार बार क्या करते रहेगा, रिफ्लेक्ट करते जाएगा। तो ये वाली रे जो यहां टकराएगी फिर ये रिफ्लेक्ट करेगा, फिर ये रिफ्लेक्ट किया, फिर ऐसे करते करते ये कहां पर पहुंच जाएंगे, डेस्टिनेशन तक सिग्नल पहुंच जाता है। यही है आपका ऑप्टिकल फाइबर। रिलायंस ने इसका यूज किया था पहली बार भारत में, और तुम देख रहे हो आज के टाइम में पूरा रिलायंस का ही कब्जा है, ठीक है। तो अरे मैं ही यूज कर देता लेकिन मैं सोया रह गया था ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रिस्टर्स लॉ। व्हाट इज ब्रिस्टर्स लॉ बेटा, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा।
सो ब्रिस्टर्स लॉ, तो ब्रिस्टर लॉ भी किस पे बेस्ड होता है बेटा? फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट को करने के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट के लिए। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, शाइनिंग सरफेस है, उस पे अनपोलराइज लाइट, कौन सा लाइट बेटा? अनपोलराइज, जो पोलराइज नहीं हो पाया है। ठीक है, अब देखो पोलराइज क्या होता है, अनपोलराइज क्या होता है, इसे मैं बता देता हूं। लाइट है तो ये दो पैचों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन पैच है बेटा? एक डार्क पैच है और एक कैसा पैच है? ब्राइट पैच है। तो जब दोनों को मिलकर बना हुआ है तो ये कैसा हो गया आपका? अनपोलराइज। अब इसमें से किसी एक पैच को हम हटा देते हैं, तो एक पैच को जब पास करने से एकदम रोक दिया जाए तो इस स्क्रीन के बाद पास करेगा तो हमारा कैसा सिर्फ दिखाई देगा? डार्क दिखाई देगा, क्योंकि सिर्फ डार्क। तो ये जो पैच जो है सो सिर्फ डार्क जा रहा है, अब कैसा लाइट हो गया? पोलराइज लाइट हो गया। तो जब भी सिंगल एलिमेंट सिर्फ दिखे तो पोलराइज हो जाता है, सिर्फ इतना याद रखना। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि ब्रिस्टर बाबा क्या कह के गए हैं। तो ब्रिस्टर्स लॉ क्या कहता है? व्हेन अनपोलराइज लाइट स्ट्राइक कैसा सरफेस? ट्रांसपेरेंट सरफेस पर, शाइनिंग सरफेस पर अगर वो स्ट्राइक करता है, किस पे स्ट्राइक करता है? शाइनिंग सरफेस, ट्रांसपेरेंट सरफेस पे स्ट्राइक करता है, तो क्या होता है? अगर वो स्ट्राइक करता है ब्रिस्टर एंगल पर, कौन सा एंगल पर? एक एंगल है, जैसे क्रिटिकल एंगल पर स्ट्राइक किया तो उसके बाद TIR होने लगा। वही लाइट अगर ट्रांसपेरेंट सरफेस पर ब्रिस्टर एंगल पर क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा, तो उसके बाद जो भी बचे खुचे लाइट है ना, ठीक है ना, वो टोटली क्या बन जाते हैं? पोलराइज बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? टोटली पोलराइज बन जाएंगे। तो इसी का फेनोमेनन यहां पर दिया गया है बेटा, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्या कहता है? When unpolarized light strike transparent surface, याद रखना है एट ब्रिस्टर एंगल। कौन सा एंगल बेटा? ब्रिस्टर एंगल। तो उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं है याद रखना है, सिर्फ याद रखना ऑल लाइट पोलराइज। क्या हो जाता है? सारा का सारा पोलराइज हो जाता है। क्लियर है? इतनी बातें समझ गए? तो ब्रिस्टर एंगल पर सारा लाइट पोलराइज होगा। तो ब्रिस्टर एंगल क्या होता है? थीटा बी ब्रिस्टर एंगल होता है, tan थीटा बी बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल हो जाएगा। क्लियर है? tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल हो गया। जहां थीटा बी क्या है आपका? ये गलत ऐसे लिखा हुआ है, थीटा बी ऐसे लिखते हैं। थीटा बी जहां पर क्या है आपका? ब्रिस्टर एंगल है। ठीक है, आगे चले। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बता ही दिया था, कुछ बचा तो है नहीं। एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन कहां पर है? ये ट्रेन में देखिए अंदर कौन सा कपड़ा पहने हुए हैं, तो वो चश्मा का प्रचार आता है ना, यूट्यूब पर तुम लोग प्रचार देखता ही नहीं है। ओहो, बहुत सीधा बच्चा है, भगवान इस देश को बर्बाद होने से कब बचाएंगे। तुम लोग इतना सीधा बच्चा हो जी, कोई बदमाश आ गया दुनिया में कैसे हैंडल करोगे? इसलिए थोड़ा बदमाश भी बनो। ठीक है, देखो बेटा, तुम लोग देखते होगे ट्रेन में चोर जो हैं, एक बार तुम लोग काफी टाइम दादा दादी या किसी से सुनते होगे कि वो चश्मा पहने रहते हैं, उनको फिर दिख जाता है अंदर में सोना का लॉकेट है, चोरी करके चले जाते हैं। तो वो क्या हुआ? पोलराइज ग्लासेस हुआ। वो क्या है? पोलराइज ग्लासेस है, जिसमें कि कपड़े के अंदर की भी चीजें क्या हो जाता है? उस चश्मे से दिखने लगता है। क्लियर है इतनी बातें? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोलराइज ग्लास कहते हैं। समझ गए बात को? नहीं समझा? है? अरे गद्दा सच में होता है, तू जाके खरीद ना बेटा। मैं कल ही परसों प्रचार देख रहा था, 700-750 रुपए का दे रहे हैं वो चश्मा, खरीद लो। मूवी में भी देखे होगे, मूवी में भी वो चोरों वाली मूवी में चश्मा के लगा के अंदर, साउथ वाले में ज्यादातर दिखता है, बादशाह में। तो कैसा कलर ग्लास रहता है? पोलराइज ग्लास रहता है। कौन सा ग्लास रहता है बेटा? पोलराइज ग्लास। सिपाहियों को, आर्मियों को देखते होगे, धुंध में भी चलते रहते हैं, वो बंदूक लेके सरहद पे खड़ा है, धुंध में कोहरा गिर रहा है, बर्फ गिर रही है वहां पर भी, लेकिन वो काला चश्मा पहने रहते हैं। वो कैसा चश्मा रहता है बेटा? पोलराइज ग्लास रहता है।
क्लियर है? उनको धुंध में भी फिर वो दिखाई देगा। पोलराइज ग्लास का एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अंधेरा में आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब कितना कैमरा जो नाइट कैमरा रहता है, लाइट नहीं भी जलते रहता है, फिर भी क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, तो भी एक तरीके से किस पे वर्क करता है बेटा, पोलराइजेशन पे ही वर्क करता है। क्लियर है? समझ गए इतनी बात? अब कोई दिक्कत? ओके, आगे चलते हैं बेटा। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो देयर बी टू टाइप्स ऑफ द इंटरफेरेंस, सी आई और उसके बाद डी आई। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है? इंटरफेरेंस का मतलब क्या हुआ? अंदर बाहर की घुलना मिलना रे गद्दा, घुल जाना मिल जाना। नहीं कहते मेरा मैटर में इंटरफेयर मत कर, ठीक है, कहते हैं कि नहीं? इंटरफेयर का मतलब घुल जाना, एक प्रकार से मिल जाना, अंदर बाहर नहीं, एक बार अंदर आ गया तो अंदर ही रहेगा। समझ गया? तो इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक चीजों का मिल जाना, क्या कहलाएगा आपका? इंटरफेरेंस। तो यहां पर अगर दो कोहेरेंट सोर्स, कैसा सोर्स होना चाहिए? कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या हुआ बेटा? सेम टाइप के सोर्स है। कैसा टाइप है? सेम टाइप का सोर्स है। को मतलब होता है साथ साथ, को मतलब क्या होता है? साथ साथ। तो यहां पर यही बात बोलता है, कोहेरेंट सोर्सेस के बारे में बोलता है। तो होता क्या है कि जब टू कोहेरेंट वेव्स मीट करते हैं तो लाइट एनर्जी क्या हो जाता है? मॉडिफाइड हो जाता है। लाइट एनर्जी क्या हो जाता है? मॉडिफाइड होता है। इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लाइट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन टू कोहेरेंट वेव्स मीट, दिस इज नोन एज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब दो तरीके का इंटरफेरेंस होता है, एक कंस्ट्रक्टिव होता है और दूसरा इंटरफेरेंस होता है डिस्ट्रक्टिव। तो ये जो पहला डिस्ट्रक्टिव बर्बाद होगा, बर्बाद होगा तो मतलब क्या है? एकदम डार्क में चला जाएगा। बर्बाद होगा कोई चीज तो कहां चला जाएगा बेटा? डार्क में। तो डिस्ट्रक्टिव हमेशा डार्क होता है। कैसा फ्रिंज बनाएगा इस पे? डार्क। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव कैसा फ्रिंज बनाता है बेटा? ब्राइट फ्रिंज बनाता है। कैसा फ्रिंज बनाता है? ब्राइट फ्रिंज बनाता है। अब एक और एग्जांपल देता हूं। अब इसको क्या बोलते हैं? क्या तो बोलते हैं इंग्लिश में जी, बोलो ना। अरे गद्दा, लेफ्ट राइट है जो बन रहा है, परछाई को क्या बोलते हैं? शैडो। तो शैडो इफेक्ट के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में। तो देखो बेटा, किसका शैडो बना है? गद्दे का नहीं। अब ये इसका शैडो बना रहा हूं मैं, ठीक है, इसका शैडो बनेगा। ये शैडो हुआ आपका, ऐसा कुछ शैडो है। अब इस शैडो में ये वाली पोर्शन आपको दिखेगा बेटा, ये वाली पोर्शन आपको टोटल कैसा दिखेगा? डार्क हल्का दिखेगा। लेकिन इसके किनारे पर आप देखिएगा, इसके किनारे पर अगर आप देखिएगा तो ये एक बाउंड्री के बाद थोड़ा सा और मोटाई तक आपको कुछ कम डार्क वाला सरफेस दिखेगा। दिखता है ऐसा? बोलो, ध्यान से कभी देखे होगे तो इसका साइड जो थोड़ा सा किनारे पर रहेगा वो थोड़ा कम डार्क वाला सरफेस दिखेगा। तो ये जो पूरा डार्क दिखा बेटा, ये कैसा है? डिस्ट्रक्टिव। कैसा इंटरफेरेंस किया है यहां पर? डिस्ट्रक्टिव। और ये जो थोड़ा थोड़ा व्हाइट वाला सरफेस दिख रहा है, कम डार्क वाला दिख रहा है, ये कैसा इंटरफेरेंस किया है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया है। इसके कारण आपका शैडो वैसा दिख रहा है। क्लियर है इतनी बातें? कोई दिक्कत इसमें? तो हमेशा याद रखना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या बनाता है आपका? कंस्ट्रक्टिव में ब्राइट फ्रिंज बनाता है और डिस्ट्रक्टिव में क्या बनाता है आपका? डार्क फ्रिंज बनाता है। कोई दिक्कत इसमें? तो आगे चलते हैं। अब फ्रिंज का मतलब क्या होता है? तो फ्रिंज का मतलब गोल गोल वेव का कोई ऐसा बन जाना ना स्क्रीन पर, शॉर्ट वाला, यही फ्रिंज हो गया एक तरीके का। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? कोई दिक्कत? तो यहां पर देखिए क्या कहता है, कंस्ट्रक्टिव में क्रेस्ट मीट क्रेस्ट, ऊपर वाला पोर्शन ऊपर वाले से ही मिलता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड इसका क्या रहता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, याद रखिएगा वीवीआई पॉइंट है।
एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्टिव में मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड क्या रहेगा बेटा आपका? मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड तो सबको पता है क्या होता है, सो कि बताने पड़ेगा वेव बना के? हैं? वेव के फॉर्म में देखिए, वेव के फॉर्म में इसे मैं दिखा देता हूं, वो डिस्कशन बढ़ गया तो मैं बता दे रहा हूं, मैं बताता जल्दी नहीं हूं। ये देखो, सिंगल स्लिट और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट न्यूटन ने कुछ किया था। स्लिट का मतलब होता है छेदा। ठीक है, तो एक यहां पर से उसने क्या किया, एक छेद यहां पे किया और एक छेद स्क्रीन का यहां पे किया। ठीक है, अब यहां से सीधा वो क्या करेगा, लाइट को पास कराया। तो उधर इससे जितना लाइट पास हो गए, इधर कैसा लाइट है बेटा? अनपोलराइज्ड लाइट है। कैसा लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट है। अब इसके इधर से जितना पास हो गए वो कौन सा लाइट कहला जाएगा? पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ये स्क्रीन से नहीं पता चल रहा होगा तो आप लोग वो कार वाला शीशा लगाइए, कार में जो शीशा रहता है वैसा। तो आप अगर लाइट किधर से आया, रोड पर से आया, तो ये लाइट रोड पर से आया, कार के शीशे से पास किया, लाइट अंदर गया तो कैसा बन गया? पोलराइज। तो पोलराइज लाइट बन गया तो अंदर जो बैठा हुआ गधा लोग होगा उसको बाहर सब कुछ दिखेगा। ठीक है, लेकिन क्या बाहर का आदमी अंदर देख सकता है? नहीं देख पाएगा। क्लियर है इतनी बातें? तो ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट के कारण ऐसा होता है। तो चलिए मैं जो बात कर रहा हूं वहां पर आ जाते हैं। तो ब्राइट फ्रिंजेज बनाएगा, क्या बनाएगा? ब्राइट फ्रिंजेज। अब ब्राइट फ्रिंजेज में फ्रिंज डिफरेंस, इन दोनों के बीच के, जैसे ये जो दूरी हुआ, ये जो दूरी हुआ, ये क्या कहलाता है? फ्रिंज बिड्थ कहलाता है। और इनके बीच का एंगल क्या कहलाता है? फ्रिंज एंगल। ठीक है, तो सॉरी, फेज डिफरेंस फ्रिंज एंगल का, ये आपका फेज डिफरेंस हो गया। फेज डिफरेंस, फेज चेंज कर रहा है 1 2 3 4। तो फेज, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस रहता है बेटा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस कितना का रहता है? 2n पाई का जाता है। कितना पर जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस? 2n पाई का। n आप 0 से लेके 1 2 3 4 आप धर सकते हैं। तो ये याद रखना, ये यहां पर एकदम रट के जाना, कंस्ट्रक्टिव में कितना होता है? 2n पाई का फेज डिफरेंस होता है। पार्ट डिफरेंस कितना का होता है? पार्ट डिफरेंस n लैम्डा का होता है। अब n नंबर ऑफ यही फेज होता है, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, चौथा फेज, पांचवा फेज, तो n आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है और फेज डिफरेंस आपका कितना होता है? 2n पाई होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, अब इसी को दूसरा फॉर्म में देखो, दूसरा फॉर्म में देखो। इसको अब मैं वेव से दिखाता हूं, ऐसे अभी क्लियर नहीं दिखा होगा क्योंकि यहां पर सर क्रेस्ट और क्रेस्ट बोल दिया, क्रेस्ट एंड ट्रफ बोल दिया, तो मुझे नहीं दिखा। कोई बच्चा है जिसे नहीं दिखा, तो उस बच्चे को राहुल सर के पास कोचिंग में कैसे सिखाया जाएगा सो देखिएगा। ये रहा, यहां पर मैं लेके आया वेव, ऐसा वाला वेव तो तुम लोग देखा ही हो, देखा है कि नहीं? साउंड वेव इसी प्रकार का होता है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी शायद ऐसा ही होता है कि नहीं? और किसका है वेव? एसी करंट का। तो मैं बताऊंगा तब हूं करोगे जी। तो ये ऐसा ही होता है। ठीक है, अब ये क्या किया, इस स्लिट से पास करवाया गया। तो स्लिट से पास किया बेटा, तो इसे मशीन टाइप का समझो। तो स्लिट से पास किया तो इधर वाला को छोड़ दिया, ये वाली छूट गया, और इधर पास होने पर दिखता हूं कि सिर्फ ये वाला दिखा, मुझे ऊपर वाला पोर्शन ही पास कर पाया। तो ये क्या हो गया, ऊपर वाला जब सिर्फ पास करे तो क्या हो गया आपका? कंस्ट्रक्टिव हो गया। क्या हो गया? ये कंस्ट्रक्टिव हो गया। तो यहां पर देखिए हमेशा क्रेस्ट ही है, ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं बेटा? तो इधर सिर्फ क्रेस्ट ही आया। ठीक है, अब कहोगे सर अलग अलग है, एक्चुअली में अलग अलग नहीं होगा, पास करने के बाद एक ही, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तभी तो ऐसा वाला सरफेस बन जाता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? तो ये हो गया आपका
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस। 2n पाई होगा इसका फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर होगा। तो यही दो मेन बातों को आपको याद रखना है। कंस्ट्रक्टिव में कैसा फ्रिंज बनाएगा, हवा खा गए, ब्राइट फ्रिंज बनाएगा। कैसा फ्रिंज बनाएगा, ब्राइट फ्रिंज बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर। किस पे आते हैं बेटा हम लोग, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर। तो डिस्ट्रक्टिव में कैसा बनाता है बेटा, तो यही वाली फिगर को आप देखिए, ये कुछ ऐसा पास हो रहा था। तो डिस्ट्रक्टिव में कैसा बनाता है, अल्टरनेट लेता है, एक ऊपर का एक नीचे का, एक ऊपर का एक नीचे का, अल्टरनेट लेके चलेगा। ठीक है, तो वो डिस्ट्रक्टिव बनाएगा। तो डिस्ट्रक्टिव में पहले ही बताया कौन सा, डी फॉर डार्क, डी फॉर डिस्ट्रक्टिव, तो डार्क फ्रिंजेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या कहा, क्रेस्ट सर ट्रप से मीट आउट करेगा। क्रेस्ट किससे मीट आउट करेगा, ट्रप से मीट आउट करेगा। अगली बातें, एम्पलीट्यूड, तो वहां पर क्या था, मैक्सिमम था, यहां पे निग्लिजिबल, 0 के बराबर हो जाएगा। एम्पलीट्यूड पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एम्पलीट्यूड पूरा का पूरा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, यही वाली होता है ना, है। अब ये वाली जो पॉइंट है वो यहां पर तुम देखोगे, मैं इसीलिए तो लाइन ड्रा करके छोड़ दिया, मतलब वो सिंगल लाइन, इसी पर सब कुछ ए वाली और ए वाली मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी पर मिलेगा तो क्या आपको दिख रहा है कहीं पर भी कि सर हमको क्रेस्ट कुछ दिख रहा है, कुछ भी वैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका जब दिख ही नहीं रहा है तो यहां पर ये कितना लिखेंगे, क्योंकि कुछ भी ऊंचाई पर जाता तभी ना एम्पलीट्यूड मापते, ये तो इसी लाइन पर है। तो एम्पलीट्यूड इसका कितना हो गया, 0, निग्लिजिबल। तो एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है, डार्क फ्रिंजेज बनाता है। फेज डिफरेंस कितना होता है, तो सर फेज डिफरेंस वहां पर हमने इवन नंबर लिया था, तो यहां पर कौन सा नंबर लेंगे, ऑड नंबर ले लेंगे। बस इतना ही याद रखना। वहां पर 2n इसीलिए लिखा हुआ था, 2 का मतलब ही है कि इवन हो जाए। यहां पर आपको कौन सा नंबर लेना है, ऑड नंबर ले लेना है। तो फेज डिफरेंस कितना का हो जाएगा, n पाई का हो जाएगा। कितना का हो जाएगा, n पाई का। n कैसा नंबर रहना चाहिए, ये याद रखना, ऐसे कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा। n कैसा नंबर रहना चाहिए, ऑड नंबर रहना चाहिए। ऑड नहीं है तो काम गड़बड़ा गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पाथ डिफरेंस। तो वहां पर पाथ डिफरेंस कितना लिए थे बेटा, n लैम्डा का लिए थे। यहां इसे n को 2n + 1 डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा के बराबर में होता है। ठीक है, पाथ डिफरेंस किसके बराबर में होता है, 2n + 1 डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा के बराबर में होता है। तो ये याद रखिएगा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है कितनी बार। ठीक है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है। अब बच्चे इस चैप्टर में यहां पर आके फॉर्मूला नहीं याद रखते तो फंस जाते हैं। ठीक है, तो 2n + 1 लैम्डा बाई 2 आता है। आगे देखते हैं, तो एप्लीकेशन क्या है, तो सिंगल स्लिट और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया है सर, उसी पर एप्लीकेशन है। अब उसके अलावा भी एप्लीकेशन क्या है, तो पोलराइज ग्लास से सब बता ही दिया गया है आपको। ठीक है, उसके अलावा भी, तो जब कहीं कुछ न दिखे बेटा तो बड़ी बड़ी बातें करो। सर VFX में एप्लीकेशन है, हॉलीवुड वाले पिक्चरों में एप्लीकेशन है, वहां पर एप्लीकेशन होगा ही होगा। समझ गए हैं बात को, कॉस्मिक में एप्लीकेशन है सर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं, लेकिन वहां तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, जो दिया हुआ है उसी से बताना है। ठीक है, बट अगर बोलने के काम में आए तो दैट इज द सफिशिएंट आंसर। नेक्स्ट आता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, बिखर जाना। डिफ्रैक्ट का मतलब क्या हो जाता है बेटा, बिखरना। तो जैसे ही लाइट के रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, लाइट जा रहा है अपना मनमौजा जा रहा है अपना, ऐसे चलते जा रहा है, और उसके रास्ते में कोई क्या चीज आ जाए, रुकावट आ जाए, तो रुकावट अगर आपके रास्ते में आता है तो आप क्या करते हैं, किनारा ले लेते हैं, बगल से निकलने लगते हैं, पाथ से क्या हो जाते हैं बेटा अपना, डेविएट हो जाते हैं। रिफ्लेक्ट नहीं, डेविएट करते हैं। पाथ से क्या हो गए हम लोग, डेविएट हो जाते हैं। तो डेविएट होते हैं जब हम लोग रास्ते पर बेटा, तब भी फैल जाते हैं कि नहीं, है कि नहीं, तब भी हम लोग क्या हो जाते हैं,
फैल जाते हैं। तो सिमिलरली लाइट को भी एक आदमी के तरह ट्रीट कीजिए और इस बात को सोचिए। अब लाइट यहां से चलना चालू किया, चलना चालू किया है लाइट, पूरा बारात निकल गया है इनका, ठीक है। अब यहां पे इसे कोई पार्टिकल है या कोई भी चीज वैसा है जो रास्ते में पड़ गया। अब रास्ते में पड़ गया तो ये क्या करेगा, अपने पाथ से डेविएट होना चाहेगा, क्योंकि इनिशियल पाथ तो सीधा सीधा है इसका, है कि नहीं। तो ये कहीं ना कहीं इससे ऐसे निकलना चाहेगा, इससे ऐसे निकलना चाहेगा, निकलना चाहेगा ऐसे, फिर इससे ऐसे निकलना चाहेगा, इससे ऐसे। अब ऐसे ऐसे निकलने में देखो ये कितना फैल रहा है, फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है, ठीक है। तो डेविएशन के बाद लाइट हमारा क्या हो जाता है, स्प्रेड कर जाता है वाइडर सरफेस पर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डिफ्रैक्शन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। समझ गए इतनी बात को। अब हम अकेले थे, तुम रोड पर अकेले थे तभी ना ऐसे किनारा धर के फिर से यहां पर आ गए। अकेले थोड़े, एक जाएगा फिर यहां मत आओ, इधर निकलो, रास्ता खत्म, फिर तुरंत दूसरा लाइट आएगा, रे आएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें। तो यही बात यहां पर बताया है आपको बेटा कि बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टेकल या ओपनिंग स्प्रेडिंग इनटू शैडो रीजन, फैल जाने को ही क्या कहते हैं हम लोग, डिफ्रैक्शन कहते हैं। आगे देखते हैं तो क्या कहता है, सिंपल लाइट डज नॉट ट्रेवल परफेक्टली स्ट्रेट वेन ऑब्स्टेकल आर स्मॉल। वही सीधी सी बात है। तो यहां पर एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नैरो स्लिट से लाइट आता है। अब नैरो स्लिट वाला किसको पता है, कोई एग्जाम्पल मुझे बता दे। ये तो बड़ा हाई फाई एग्जाम्पल है, ये तो कभी देखा नहीं होगा तुम लोग। ऐसा कभी देखा है कहीं इंग्लिश में एग्जाम्पल? तो ये सब किताब में शोभा देता है, जज्बात में नहीं, है कि नहीं। तो जज्बात में क्या शोभा देगा, तो करण रहा गरीबी में, एकदम चूर, एकदम गरीबी में पैदा हुआ बालक, पूरा मेहनत किया है, इसका घर की कैसा है, टीन का है, जिसमें छोटे छोटे बरसात के दिनों में क्या हो रखे हैं, छेद हो रखे हैं, ठीक है, स्लिट हो रखे हैं, समझे। अब उस स्लिट में बरसात में तो पानी गिरता था, लेकिन आ गया गर्मी का दिन और अब क्या आएगा, स्लिट से लाइट आएगा। अब इनको दिन में जब ये सो रहे हैं अपने कमरे में, इस स्लिट के छोटा सा छेद से क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है, ठीक है। तो आप देखिएगा बेटा, पिक्चरों में कितनी बार देखते होंगे, वो लाइट आता है, ऐसे बंद करता है, फिर खोलता है, ऐसे बंद करता है, खोलता है, अचानक से भूत आ जाता है उसमें, आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो सेम टू सेम यहां पर, यहां भूत नहीं आएगा, बाकी सब कुछ सेम होगा, ठीक है। अब ये लाइट आया बेटा इधर से, इस स्लिट से हम पास करवाएं तो आप देखिएगा कि लाइट जैसे ही पास हुआ तो जो सरफेस पर स्लिट, मतलब जो इसका छोटा सा छेद है, बहुत छोटा सा छेद है, लेकिन बेसिकली है क्या कि लाइट जब इंटर करेगा तो आप देखिएगा कमरा में काम भर रोशनी आ जाता है, आ जाता है कि नहीं। क्यों, तो एक केसिंग आप स्कैटरिंग में भी पढ़े होंगे, लेकिन वहां डिफ्रैक्शन कह के नहीं बताया गया है, ठीक है, स्कैटरिंग कर दिया गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बीच में यहां पर इसका लाइट का रास्ता सीधे था, अब बीच में यहां पर बहुत सारे पार्टिकल मिल गए होंगे, तो जैसे ही लाइट उससे इन करके निकलना चाहा पार्टिकल से, वो तो साइड लेके निकलेगा, साइड लेके जैसे ही पार्टिकल से निकला तो अब ये लाइट क्या करना चालू कर देगा, फैल जाएगा। तो इसीलिए कमरा आपको हल्का क्या दिखाई देता है, रोशनदार दिखाई देता है। क्लियर है, समझ गए। तो इससे क्या पता चलता है, लिफ्ट बंद रहे चाहे खुला रहे, कमरा हमेशा क्या रहेगा, ब्राइट रहेगा। क्लियर है, समझ गए इतनी बात को, कोई दिक्कत बेटा इसमें। तो यंग्स का एक्सपेरिमेंट भी आपको समझा दिया गया और ये डिफ्रैक्शन भी करा दिया गया। तो रेनबो फॉर्मेशन किसके कारण होता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। होता क्या है, वाटर ड्रॉपलेट पर इधर से सनलाइट आया, गर्मी में नहीं, बरसात में आएगा ना, बरसात में सनलाइट आया, ठीक है। तो आता नहीं है, गधा है, काजी है पूरा, बरसात में सनलाइट नहीं आता है, सो पहले ही से बता, हैं?
बारिश में, बरसात के मौसम में, तो ये अब सूरज निकला बेटा, सनलाइट आया, ये यहां तक आया, अब बारिश हो रखा है तो ये वाटर ड्रॉप अपना पहले से बना हुआ है। अब वाटर ड्रॉप है तो शाइनिंग होता है कि नहीं? वाटर ड्रॉप कैसा है? शाइनिंग होता है। तो ये किसके तरीके का काम करेगा बेटा? रिफ्लेक्टेड सरफेस के तरह काम करेगा। किसके तरीके से काम करेगा? रिफ्लेक्टेड सरफेस के तरह काम करेगा और एक वाइडर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है रिफ्लेक्शन के लिए। क्लियर है? अब ये जब पास होते हैं तो व्हाइट लाइट कितने कलर से बना हुआ है आपका? 7 कलर से बना हुआ है। तो वाइडर प्लेटफॉर्म पर ये क्या करेंगे? फैलना चाहेंगे। जब फैलते हैं तो जैसे एक में सबको रखो तो ऐसा अंदर में कोई खराब भी है तो पता नहीं चलेगा, लेकिन मान लिया जाए सबको अलग अलग कर दिया जाए तब तो आसानी से सब पता चल जाएगा कौन कैसा है। तो यहां भी ये लाइट जो है सो जब फैलता है तो आसानी से पता चल जाता है कि एक वायलेट है सर, दूसरा इंडिगो, तीसरा ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड है सर। क्लियर है? ये कहां से आया था? न्यूटन के प्रिज्म एक्सपेरिमेंट से ये चीजें आए। तो रेनबो फॉर्मेशन, पार्शियल फॉर्मेशन डिफ्रैक्शन के होता है। सीडी डीवीडी आपको वो जो दिखता है किसके कारण सब दिखता है? डिफ्रैक्शन के कारण दिखता है। नेक्स्ट है हाइजीन प्रिंसिपल, कल पढ़ा दिया था इसे। एवरी वेव फ्रंट इज व्हाट? प्रोड्यूसर ऑफ अ न्यू वेव। क्लियर है? तो होता है आपका हाइजीन प्रिंसिपल। ठीक है। नेक्स्ट अब क्वांटम फिजिक्स एंड थ्योरी है। हाँ कल ही करेंगे, देख लेते हैं कितना है। रीडबर्ग कांस्टेंट है, हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी है। हाइजेन अलग है, हिजेनबर्ग अलग है, ये भी पढ़ा दिया था मैंने। h/4 पाई होता है डेल एक्स इंटू डेल पी, और अनसर्टेन होता है अल्टरनेटिव फॉर्म में, देख लीजिएगा आप लोग। क्वांटम नंबर कौन कौन होता है? क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम, अजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम। ऑर्बिटल ये सारा केमिस्ट्री है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी, हाँ ये इसी के बारे में कल बात कर रहे थे ना। मैं खैर जाके देखा नहीं, ये मुझे अभी दिखा। इमिशन उसका 1 जब लिखता है और ये 100% एब्जॉर्ब कर लेता है। पता नहीं, देखूंगा जाके एक बार। इमिशन का मैं फॉर्मूला एक बार फिर से देखूंगा। स्टीफन्स लॉ, विन्स लॉ, क्वांटम फिजिक्स। स्टीफन्स लॉ तो पढ़ा दिया हूं अभी, स्टीफन बोल्ट्जमैन पढ़ाया था ना, वही ना T⁴ वाला था, भूल गया सब। विन्स डिस्प्लेसमेंट ये भी पढ़ा दूंगा। काइनेटिक एनर्जी ये तो तुम लोगों को आता ही है, तो तुम लोग मुझे ही पढ़ा दोगे। पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ा दोगे मुझे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये सब में कोई जान नहीं है, फालतू का है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? टर्मिनल वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। ठीक है, उसके बाद वो खत्म होगा। रेन ड्रॉप डोंट हर्ट, तो सर ओनली गर्लफ्रेंड हर्ट, रेन ड्रॉप नेवर हर्ट, यही होता है ना भाई। तो ये हमेशा याद रखिएगा। वाई रेन ड्रॉप डोंट हर्ट वाला क्वेश्चन है, उस टाइम में कराऊंगा तो आपको अच्छे से करा दूंगा। फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी का केस, इधर कुछ बचा सरफेस टेंशन वाली। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स है मेरे ख्याल से सारा, हाँ ऑब्जेक्ट इन वाटर, फ्लूइड मैकेनिक्स है। फिर तो अभी बहुत सारा है, इसका बहुत लंबा फाइल है ये, डाउनलोडेड फाइल। ये सर स्टार ट्विंकल वाला तो यहां से तो कुछ नहीं पढ़ना है, ये तो क्विक रिवीजन है, यहां तक पढ़ना है। टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार फ्लो, हाइड्रोलिक सिर्फ बचा है तो तुरंत करा दूंगा। ठीक है। पीडीएफ बेटा, पीडीएफ यहां से ले लेना आप, ग्रुप में आ जाएगा ये, यहीं से आप शेयर कर लेना। ठीक है ना। और बाकी आपको रोम्बस पर सारा क्लासेस मिलते रहेगा। रोम्बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो ऑलवेज आपको मिलते रहेगा। थैंक यू। मेरा कॉल है? कौन कॉल किया? ये जियो टाइम वेस्ट है, उठाओ इसको, कहो कहा जी। सर आइए, सर आप ही का क्लास है ना?